बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, जो एक तो कल का जो हुआ है, हमारी टीम जो हार गई है और ऑस्ट्रेलिया जीत गया है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दो बच्चे हमारे बहुत सख्त बीमार थे, इसके बावजूद उन्होंने हिस्सा लिया। और वो जो हार हुई है वो बहरहाल इन ये वजह हो सकती है क्योंकि जो आसिफ आया उसने वो बेचारा पहली बॉल पे आउट हो गया, वरना तो वो ये कम से कम 200 रन बनाने के लिए ये जीत हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज़ की परफॉर्मेंस इस पूरे टूर्नामेंट में की है वो बहुत शानदार है। पर एक तो ये है कि इंडिया को शिकस्त देना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बाइस फ़ख्र की बात थी, क्योंकि इंडिया जो हर वक्त नाचता रहता है और वो उनको एक बहुत ही ज़्यादा यानी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है, जिसकी गो हमें तो खुशी नहीं है। हम तो ये कहते हैं खेल है ये बात हम 2010 से कह रहे थे। जब हम इंडिया में गए थे 2010 में, तो उस वक्त हम हार गए थे, तो हमें फिर कोई सारे वहाँ पर तो बहुत चैनल हैं, तो सारी रात हमें सोने नहीं दिया था। और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं कि साहब पाकिस्तान हार गया है, इसमें पाकिस्तान की बहुत कमी है, इसमें कहीं ये कमी है। मैंने कहा भाई ये खेल है, इस खेल के अंदर जो है हार जीत होती रहती है, इसको आपको खेल समझें, इसको आप अपने जंग का मैदान क्यों बनाते हैं। तो बहरहाल ये इसके बाद में जब हम वो दूसरे दिन सुबह हम जब पाकिस्तान आना था, वहाँ पर जब हम पहुँचे जहाँ पर एग्ज़िट का भी लगता है, तो वो भी हंस कर कहने लगा साहब, वो रात को सुन रहे होंगे सारे, हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे कि साहब आप पाकिस्तान हारा खूब, यानी हमने हराया खूब है। तो हमने कहा नहीं ये तो खेल है भाई। तो वो जो इंटेलिजेंस का आदमी जो वहाँ पर फिर रहा होता है, वो कहता है अगर एक छक्का उसने कहा ऐसे ही हमारे साथ देने के लिए कि साहब एक छक्का मार देता पाकिस्तान तो जीत जाता। तो ये बात ऐसी ही है कि खेल का खेल तो खेल ही होता है। तो पाकिस्तान, लेकिन ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि पाकिस्तान को अपनी टीम को शाबाश देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में के जो बच्चे हैं वो बहरहाल जिन्होंने जो पहली दफ़ा ये तजर्बा किया है और वो बग़ैर किसी प्रेशर में आए हुए उन्होंने खेल खेला है, तो वो खेल अच्छा खेला है। तो अगली दफ़ा सही, कोई बात नहीं, अगर ये बिके नहीं और वो वसीम अकरम की तरह से ये लोग ये जो है माल बनाने के चक्कर में न लगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान। लेकिन फिर भी कोई रैंकिंग का अगर हिसाब भी देखा जाएगा तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर दुनिया की बेहतरीन टीमों में। तो ये दिस इज़ ए गुड रैंकिंग, नॉट बैड रैंकिंग एनी हाउ। जी हाँ जी। जी, पाकिस्तान आर्मी के भाई भी जो एक पाकिस्तान की आर्मी के बारे में जो ग्लोबल फायर पावर का है मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी के ने अपना स्केल को बेहतर किया है। जी वो 0.2083 स्कोर बेहतर करके टॉप 15 से टॉप 10 में पोजीशन बना ली उसने। जी उन्होंने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 50 ममालिक के उन्वान से अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए मुल्कों की दर्जाबंदी की गई। बेहतरी के दौर में इसराइल, कनाडा, ईरान और इंडोनेशिया पाकिस्तान के पीछे हैं। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप को बेहतरीन सर्विस माना गया है। जी $7 बिलियन के सालाना बजट के साथ पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी फोर्स है, ये बात उन्होंने कही है। जी जो एक हम मुबारकबाद पेश करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, और वो इस लिहाज से भी कि वो अपनी पेशा वाराना सलाहियत के लिहाज से वो बहुत आगे है। लेकिन बस बात ये है कि बात औक़ात हम ये लोग उनको ताना देते हैं, जो हम उनका बड़ा दिफा करते हैं कि वो ये लोग जो है ज़्यादातर ये मार्केटिंग में लग गए हैं। ये जो मकानों की बिल्डिंगों की बनाने की, ये गाज़ी साहब के दौर में जो मैंने वसीम गाज़ी साहब यहाँ पे जब कोर कमांड रहते थे, यहाँ 3 बिल्डिंगें खड़ी की थी उन्होंने। उसके बाद से भी ये एक मसला दौर शुरू हो गया कि साहब हम बिल्डिंग बनाएं, और उसमें ये था कि भाई बजट को कैसे पूरा करें। वो मसला ये था कि जो दिफाई बजट है वो तो हमारी ज़रूरत ज़्यादा है। तो फिर इस लिहाज से वो हर फील्ड में गए हैं, बैंकों में भी गए हैं, डेयरी फार्म में भी गए हैं, उसमें भी गए हैं, ताकि हम अपना बजट को जो है अगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बजट ना दे तो हम खुद अपना पूरा कर लें। तो ये जी उनका एक ख्याल था। लेकिन बहरहाल हुकूमत के बगैर तो नहीं चल सकते ना। तो $7 बिलियन का उनका बजट है, और वो कोई ज़्यादा बजट नहीं है। इंडिया के मुकाबले में तो कोई 1/5 भी नहीं है। जी तो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम की जो मैंने पाकिस्तान की फ़ौज की, पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी, पाकिस्तानी बहुत बड़ी एक अच्छी कौम है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अगर अपना काम जो अपने अपने हिसाब से करती रहे तो वो फिर कोई मुकाबला उसका नहीं किया जा सकता। जी। बिल्कुल ठीक है। आ अच्छा जी, जाइए अब अफगानिस्तान के मामले पे। अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आए हैं। जी वो
ज़ाहिर है कि अभी तक वो सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो कहते हैं, सवाल किया उन्होंने कि भाई हमें समझ में नहीं आता कि हम अमेरिका को किस तरह से हम हमारे से खुश हो सकता है। जी, तो भाई वो नहीं हो सकता आपसे, वो आप डू उनके मोर गुलाम बन करने जाएं, लगे। उनको उनको फिर से अड्डे दे दें जी, उनको। तो वो आप आज़ाद मुल्क के तौर पर अमेरिका किसी को कबूल नहीं करता। आपको सबसे बड़ी मुबारक बात इस बात की है कि आप सब दुनिया के अंदर शायद वाहिद मुल्क आप एक ऐसे हैं कि जो आज़ाद हैं। और अगर आपने इसी आज़ादी को बरकरार रखना है तो फिर यानी फ़कीरी के अंदर जो है जो जिस अंदाज से आप लोग अपनी चप्पलों के और जूतों के साथ रहते हैं उसी तरह रहें तो अल्लाह ताला आप में बरकत देगा और कहीं ना कहीं से मदद आ जाएगी। जो ये कहते हैं अलमिया होगा, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तानियों को वहाँ आने दें। पाकिस्तानी अब मदद लेकर आपके पास आना जाना चाहते हैं। आपके जो बेवकूफ़ लड़के हैं उन्होंने उनको रोक दिया, वरना तो यहाँ पर से आपको ट्रक जा रहे होते कराची से और इस्लामाबाद से, लाहौर से। ये लोग बहुत फ़राख दिल लोग हैं, ये आपके भाई हैं। और इन लोगों को, ट्रकों का, अगर पाकिस्तान का झंडा लेके नहीं आएंगे तो फिर किसका झंडा लेके आएंगे? आप अमेरिका का झंडा लेके आएंगे तो फिर आप कबूल करेंगे? तो आपको ये एक तो मुत्तकी साहब आपको ये काम करना चाहिए कि जब पाकिस्तान का आप कह दें कि पाकिस्तान के लोग हमारी मदद को आएँ तो वो आ जाएंगे, तो आपके भाई हैं, उसमें क्या आपको शर्म आनी चाहिए? उसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अब आपको ये देखिए कि ईरान आपके जो आप जा रहे हैं आदमी रोज़ाना के द्वारा, जो उनको आप मुतमईन करें, ये जो शिया बरादरी है उनको मुतमईन करें, क्योंकि आपका रोज़ाना की तादाद में जो बड़ी तादाद में आपको वहाँ जा रहे हैं, लेकिन ईरानियों ने फैसला किया है कि वापस कर देंगे वो आपके सारे के सारे। तकरीबन 5,000 का फिगर आ रहा है। नहीं तो वापस कर रहे हैं, ईरानियों ने फैसला कर दिया, अनाउंस कर दिया आज कि वो वापस करेंगे इनको। जी, इनको वो नहीं रखेंगे अपने पास, क्योंकि वो अपने मुल्क में इतना, अपने मुल्क में चाहे वो शिया हों या सुन्नी हों, वो नहीं बर्दाश्त करते हैं कि अपने मुल्क के अंदर जो है कोई बदनज़मी फैले अफगानियों के हवाले से, तो वो नहीं, वापस भेजेंगे इनको। और ये इन लोगों का जो बड़ा इल्ज़ाम है, जो हमारे हज़ारा बरादरी हैं कि भाई वो शिया हैं तो हम कबूल कर लेंगे, वो नहीं करेंगे कबूल कभी भी। वो अपने मुल्क को अपने यानी मजबूत रखना चाहते हैं और वो उसमें कोई गड़बड़ नहीं करना देना चाहते हैं। जी, तो आपके जाने से वहाँ पर ज़ाहिर है कि उनके 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 मशीयत पर बोझ पड़ेगा, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे आपको? तो आप अपने मुल्क में ही रहें तो ये अच्छी बात है। तो मेरे साहब ये जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ ट्राइकल प्लस का, देखिए ये बड़ा अच्छा इजलास हुआ। इसमें इसमें पाकिस्तान ने उनसे यही कहा है कि भाई आपको जो मेरे सारे ममालिक जो थे उनमें शरीक थे, और उसमें रूस भी था, चीन भी था, अमेरिका मौजूद था। अमेरिका भी मौजूद था इनमें, जो ट्राइका प्लस जो इजलास हुआ है उसमें, और ये अफ़गानी भी थे। उनसे कहा गया कि भाई आप मज़ीद ओपन करें अपने आप को और अपने आप को। अब जाहिर है कि वो कैसे, अब उनके यहाँ दो प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं साहब औरतों की तालीम, भाई तो वो कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इट। सारी दुनिया जानती है कि वो उनके पूरा जो मामला है अफ़गानिस्तान उनके कंट्रोल में नहीं है। जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कंट्रोल संभाल रहे हैं, उनके पास अभी तक पुलिस के फोर्सेस वही नहीं है। वजह ये थी कि अमेरिका ने जो चालाकी की है इनके साथ में किया है कि उनको सरप्राइज़ हुआ। उनका ख्याल ये था कि अभी जंग जारी रहेगी। अमेरिका ने ये किया कि एकदम से वैक्यूम पैदा किया वहाँ पर। जी, और इनके पास तो आज उन्होंने नॉमिनेशन तक नहीं की कि भाई यहाँ का पुलिस चीफ कौन होगा, यहाँ का मेयर कौन होगा। इनको पता ही नहीं था कहाँ से क्या होगा। वो ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तानी मदद कर रहे हो कि भाई आप अपने आदमी ढूंढो, कैसे कैसे हुकूमत चलती है, आपको हुकूमत तो आती नहीं थी ना, या फिर जो आती है तो फिर वो शूरा के तरीके से आती है। लेकिन फिर आपके पीछे बैठा हुआ है वो दाइश बैठा हुआ है, जी, जो रोज़ जो है नंगरहार में आज जो हमला हुआ है फिर मस्जिद पर, तो वो तो कर रहे हैं। आप कहते हैं कि उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, आपने कर लिया है। हमने सुना है कि आपने काफ़ी उनके 1500 आदमी को उन्होंने गिरफ्तार किया है, उनको कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया है। तो लेकिन ये कि नहीं है, वो मानेंगे थोड़ी, वो अमेरिका की सपोर्ट है, उन्हें डॉलर मिल रहे हैं, तो कैसे करेंगे? आपको $9 बिलियन नहीं देंगे आपको, या देंगे तो फिर आपने शराइत पे देंगे। तो ये एक मसला तो है। लेकिन पाकिस्तानियों ने उनको यकीन दिलाया है कि यानी चीनियों ने भी। और एक और बात हो रही है कि चीनी एकदम से ये परेशान हो रहे हैं कि ये एकदम से इन्होंने यू टर्न लिया अमेरिकनों ने, और ये अफ़गानिस्तान की मदद को आ रहे हैं, और इसमें क्या राज है? तो इसमें इंडिया में भी ये सवाल उठा वहाँ के कि ये आज तक राज में है कि इनके और अफ़गान के दरमियान में क्या मुआहदा हुआ है, वो हमें भी नहीं मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम है। और अमेरिका ने किसी से भी उनसे कंसल्ट नहीं किया, और अफ़गानियों ने हमसे नहीं किया शायद, कि हमें नहीं किया बताया कि उनके दरमियान में क्या मुआहदा हुआ है। जी। तो फिर अगर बरादर हैं तो बताना चाहिए था ना कि भाई हमारा इनसे ये वादा हुआ है, आप ये इसको देखें इसमें। और अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो भी बताएं कि भाई हम मुआहदे से मुतालिक ये तहफ़्फ़ुज़ात है आपसे। अच्छा, ये नई दिल्ली वालों को क्या हुआ मेरे साहब, इनका क्या ताल्लुक बन रहा है? दिल्ली में तो जाहिर है कि अब इसमें एक अजीब बात ये हुई है कि
जो एलामिया जारी हुआ है उसमें रूस ने अपना अलग से एलामिया जारी किया है जी। और वो जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि चीन और पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान के मामले पर, और अफ़गानिस्तान भी उसमें शामिल नहीं था, तो इसमें वो क्या उसमें फ़ैसला हो सकता था। अब देखिए तो ऑलमोस्ट वो फेल हो गया है। जो स्टेक होल्डर है वो है ही नहीं। हाँ, अब अफ़गानिस्तान और में जो एलामिया जारी हुआ है जी। अफ़गानिस्तान पर भारत में, उसमें रूस के एलामिया में और भारत के एलामिया में फ़र्क है। जी। उन्होंने अपने अलग से कहा कि 10 से 11 नवंबर को अफ़गानिस्तान और दिल्ली में इलाक़ाई सलामती का जो दौर जारी रहा, जिसमें शिरकत से पाकिस्तान और चीन पहले ही मदद कर चुके थे। भारतीय वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय और रूसी बयान में दिल्ली एलामिया से मुतल्लिक़ 5 मकामात में फ़र्क देखने में आया है। उसमें क्या क्या है? भारत की जानिब से एलामिया में के मुताबिक दिल्ली एलामिया में दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों में सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की गई और दहशतगर्दी की माली मामला, दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने और बुनियाद परस्ती का मुकाबला करने समेत उनकी तमाम शक्लों और तोज़ियात से निमटने के लिए अपना पुख्ता अज़म का इआदा किया, ताकि ये यकीन नहीं बनाया जा सके कि आलमी दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान कभी भी महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा। दूसरी जानिब रूस के दफ्तर ख़ारजा की तरफ जारी बयान में आखिरी अल्फाज शामिल नहीं हैं, जो ये है कि ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि आलमी दहशतगर्दी के लिए अफ़गान कभी भी महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा, यानी आलमी दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान कभी भी महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा ये यकीनी बनाया जाए जी कि आलमी दहशतगर्दी के अफ़गान कभी भी महफूज पनाहगाह नहीं बनेगा, ये उन्होंने शामिल किया है। ये अजीत डोल ने जो डोल डाला वो तो अच्छा, बेकार हुआ। उसमें दिल्ली एलामिया इस बात की अहमियत पर जोर दिया कि ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों और बरादरियों के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी न हो। अगरचे रूसी बयान में इसकी तायद तो की गई है, मगर हकूक़ को बुनियादी के लफ्ज़ से नहीं लिखा गया, जबकि खिलाफ वर्जी से मुतालिक उसने किया। तो बड़ा टेक्निकल जवाब काम किया। यानी उन्होंने अब बेसिकली अफ़गानिस्तान का साथ दिया है जी, और उनको साथ नहीं दिया है बल्कि उनको मार्जिन दिया है और इंडिया को ये बताया है कि आपके साथ हम नहीं हैं। जी। एक जगह भारतीय इलामी में खत्े में बुनियाद परस्ती, इंतहा पसंदी, अलहदगी पसंदी और मनशियात के असम्बली के खिलाफ जिहादी ताउन पर जोर दिया गया है, लेकिन रूसी बयान में इस मसाइल पर इज्तिमाई ताउन का जिक्र किया गया। जी, जिक्र ही नहीं किया, बल्कि जो कि हैरतअंगेज़ बात है, मैंने इज्तिमाई ताउन का जिक्र ही नहीं किया उन्होंने। तो बताएं, अब जब ये एक जगह पर दोनों बयान में फ़र्क देखने में आया, जब भारतीय इलामे में कहा गया अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मुतल्लिक़ा करारदादों को ज़हन नशीन करना चाहिए, और ये कि अक़वाम मुत्तहिदा का अफ़गानिस्तान में एक मरकज़ी किरदार है और मुल्क में इससे मौजूदगी को महफूज किया जाना चाहिए। रूसी बयान में इस बात पर अक़वामी करारदादों का जिक्र मौजूद नहीं है और कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा अफ़गानिस्तान में मरकज़ी किरदार अदा करता है और मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तक़िल मौजूदगी को बरकरार रखा जाना चाहिए। अब उन्होंने इस तरह से कह दिया। अब इतना कितना वाज़ेह फ़र्क है। अब पाँचवा फ़र्क खासा वाज़ेह है, जिसमें दिल्ली एलामी में कहा गया कि आने वाला समिट 2022 में मुनक़िद करेंगे, जबकि दूसरी जानिब में कोई टाइम फ्रेम का ऐद नहीं किया गया है। कि कॉन्फ्रेंस नाकाम ही रही ना। नाकाम है जी, बिल्कुल इसमें लगे। लेकिन ये गलत बात है कि रूस के साथ में ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान सारे तार शामिल हुए हैं। इनको भी शामिल नहीं होना चाहिए। जब पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया था तो एक पाकिस्तान ने जो किया था, जो तुम्हारा काम आएगा उसी का पाकिस्तान चीन दोनों नहीं गए तो इन मुल्कों को भी नहीं जाना चाहिए था। ताजिकिस्तान को नहीं जाना, 1 2 3 4 5 मुल्कों को नहीं जाना चाहिए था। आइंदा नहीं जाए तो अच्छा है। हम तो दरख्वास्त करते हैं कि हम नहीं जाए। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात हैं उसका मामला, और फिर वैसे पहले महंगाई और डॉलर वाले मामले बात कर लें। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, ये डॉलर आपे से बाहर हो रहा है और भाई हमारा दोस्त जो है ये बताएंगे क्या करते हैं। बुस्तान साहब बताएंगे। बुस्तान साहब बताएंगे ये क्या मसला क्या है। ये बुस्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम सच बात में। आपसे से बंदा बाहर होता है तो जहर आपसे काम खराब ही होता है। तो ये वाकई आपसे से बाहर हो गया, और वो कहते हैं ना मर्द बढ़ता गया जो जो दुआ की। डॉलर का यही हिसाब है, जो ये दुआएं कर रहे हैं। वजह क्या है? देखो इसकी वजह 2-3 है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो इस वक्त बनी है, आपने देखोगे पिछले 2 हफ्ते पहले डॉलर 175 से कम हो गए, 169 आ गया था, और अब दोबारा आज लाइफ टाइम हाई बनाया, 176 का हाई बनाया आज। तो वो IMF का जो डेढ़ लाख हो गया उसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो गई है, क्योंकि पहले 2 हफ्ते तो वो कह रहे थे हो रहा है।
कल उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि भाई नहीं जी 22 दिसंबर के बाद होगा। और उनका लीगल डिपार्ट जो है IMF का, उन्होंने ये इस चीज़ पे स्टैंड लिए हुए है कि आपने मार्च के जो हमारे मुज़ाकरात हुए उसमें आपने वादा किया था कि स्टेट बैंक को हम, गवर्नर स्टेट को और पूरे हायर मैनेजमेंट को हम आज़ाद कर देंगे, हुकूमत के दस्तरस में नहीं होंगे, ना किसी के जवाबदेह होंगे। तो वो इन्होंने फरोग नसीम साहब ने IMF से बात भी की, भाई हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और हम लॉ चेंज नहीं कर सकते, और ये जो है कि इसमें कुछ शर्तें ऐसी हैं जो कि हमारे आइन से मुतसादम है, तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। लेकिन उन्होंने मैं ना मानू वाली बात है, अभी तक जिद लगाई हुई मतलब वो कि चाहते आप हैं कि वायसराय बना दें उसको, पाकिस्तान के तमाम बजट पे कंट्रोल कर हाँ बस दें। ज़ाहिर है वो हुकूमत से और जिस साथ ये भी मुतालबा रखती है कि शख्सी खजाना जो है वो मेंबर बोर्ड से हट जाए। तो ये ऐसी शर्तें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए नाकाबिल कबूल हैं, और पाकिस्तान इसके जो अल्टरनेट जो है पैरेलल जो है चाइना से बात की है, और उन्हें कहा है कि जो ML1 रेलवे का मंसूबा है जिसमें $7 अरब चाइना ने इन्वेस्टमेंट करने हैं और $5 अरब उसके हैं एनर्जी सेक्टर के, तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, हुकूमत ने बातचीत चल रही है कि 1% पे आप हमें एडवांस दें दें ताकि हमारे जो क्राइसिस है फॉरेन रिजर्व को वो हम सॉल्व कर सकें। और ये अल्लाह करेगा इंशाल्लाह चाइना अगर अच्छा साथ देता है जैसे सऊदीया ने साथ दिया तो बड़ा फिर अगर चाइना भी इसको ऐलान कर देता है IMF के, अगर नहीं मानता तो फिर पाकिस्तान के लिए कोई इतना आगे मुश्किल नहीं है टारगेट। अगर ये भी मना करते हैं और IMF मना करते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ज़ाहिर है नहीं, आप मुश्किल होने चाइना के कैसे बाद मना करेगा? उसके लिए तो हम नहीं भाई, उसके लिए ये बात तय हुई थी 2010 में कि पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात को हम अपने ज़िम्मे ले लेंगे। चाइना ने ये कहा था। उनके प्रोफेसर से जब हमारी बात हुई थी चाइना के, तो उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो भी हम पाकिस्तान के साथ मिलकर दुनिया का नया आलमी निज़ाम बनाएंगे और पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात जो होंगी वो हम अपने ज़िम्मे ले लेंगे। तो अभी तक उन्होंने ली नहीं है। अभी सिर्फ वो पाकिस्तान भी तो डामाडोल रहता है ना, कभी किसी की हुकूमत आ जाती है तो इमरान खान साहब वहाँ पर धरने दिए बैठे रहते हैं। तो मतलब ये कि ये मसला ऐसा है कि आप ये बात को समझते नहीं हैं कि भाई आगे जा क्या होता है। बोलिए यहाँ के जो लोकल मसाइल होते हैं उसमें फंसे रहते हैं जी। नहीं, वो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। चाइना की वजह से हम आज इस हालत में पहुंचे हैं। चाइना का जो सी पैक है मनसूबा, उसकी वजह से अमेरिका भी हमसे नाराज है। कुछ हमारे मिनिस्टर हजरात की भी वो कहते हैं ना लापरवाही है और उनकी कमकली है कि वो ऐसे बयान दे देते हैं जैसे चाइना भी थोड़ा सा कान खड़े हो जाते हैं। और अब चाइना के जैसे 10 बैंक में और वहाँ उनके बंदे मारे गए हैं बलोचिस्तान में, तो वो थोड़े सिक्योरिटी व्यू से कह रहे हैं कि आपने हमें BAP सिक्योरिटी का वादा किया था लेकिन आपने पूरा नहीं किया। लेकिन अभी जो भाई है हुकूमत मैंने ने ये और बात फौज ने चाइना पूरी के लोगों से यकीनदारी। कही है, बहुत जिम्मेदार लोगों से कही है कि देखिए आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो हमारे पास तो रोज़ हम जो मौतें अमवात हो रही हैं, तो फिर आपका भी तो आप भी तो ये अपना इसमें ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल सेफ निकल जाएंगे और आपका जहाज़ जो है यानी बगैर किसी हिट किए और निकल जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। सुपर पावर बनने के लिए फिर तो आपको कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी ना जी। हाँ ये तो जरूरी है, बड़ा हमने उन्हें सेटिस्फाई करना है। अभी जो ये नहीं, ये मैंने बात बताया ये 12 अरब बात किसी डॉलर ने के कही लिए नहीं है, उन्होंने या ये तो मैंने कही है जाकर। नीम रजामंदी ये जाहिर की है मैंने और बड़े उनका जिम्मेदार चाइनीज़ के से जाके कही है कि आपको भाई ये जिम्मेदारी इस तरह से नहीं, बच्चों की तरह से नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही सेफ जाएं और सारी जिम्मेदारी हम लें मरने की। तो भाई जो जो कुछ वाक़या होगा उसमें आपके तो माशाल्लाह 1 2 4 5 होते हैं, 10 15 हो गए। हमारे पे तो 80,000 का फिगर हमारे पास है फिर तो। हाँ नहीं बिल्कुल आपने बजा फरमाया। हमारी रेशियो बहुत ज्यादा है। हमारी कुर्बानियाँ तो बगैर दुनिया को महफूज बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने आप को गैर महफूज बना दिया। बिलियन ऑफ डॉलर का हमने मैंने लॉस उनसे बहुत ज़िम्मेदार आदमी से बात की है, उनके चाइना के। उनसे कहा है कि आप ऐसा नहीं करें, आपने कुछ ज़िम्मेदारी पर ये जो इस बात पर परेशान ना हो जाया करें कि हम बात होंगी इसलिए होंगी कि वो आपके साथ पूरी दुनिया लगी हुई है। आप तो उसमें साथ में हम भी मर रहे हैं आपके लिए, सारा नहीं कुर्बानी तो बिल्कुल हम दे आपने रहे हैं। सही कहा और हकीकत भी यही है कि उनको इसके लिए तैयार रहने जगह जहर है जाके भाई ये बात समझाएं ना, नामक आप सब वार लोग हो रही है मिलकर। जिसमें चाइना जो ये तुमको हुकूमत का काम है समझाने का, हमारा काम तो भाई ये एक प्रोफेसर लेवल पर है या किसी खास लेवल पर हम जाकर समझाने की बात है। ये काम तो हुकूमत के लेवल पर समझाने की बात है कि भाई आप नहीं कितने। हुकूमत ने काफी समझाया और सेटिस्फाई किया और तभी तो वो अभी दोबारा उनके प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहे हैं और उन्होंने तकरीबन 5300 मेगावाट के एक और प्रोजेक्ट की रजामंदी दायर कर दी है। तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे सरकार वो तो चाइना हमें का भी पता जाहिर है, है काफी। वो बातें जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले आते हैं वो तो हमें पता होते हैं, क्योंकि वो पहले से हम पाइपलाइन में है। उसमें हम हमारी पेमेंट भी सही है, वक्त पर पेमेंट हम उनको दे रहे हैं वापस, वो अलग बात है। लेकिन जो दूसरी बात है जो आप उसकी बात कर रहे हैं, रेलवे वाली बात कर रहे हैं, ये नई बात है। इनको 5 प्रोजेक्ट रोके हुए हैं उन्होंने। नहीं उन्होंने कहा है, उन्होंने जो मुज़ाकरात हुए हैं
चाइना की डिमांड थी कि अब पहले जो हमने एनर्जी प्लांट लगाए हैं उसमें हमारे 250 अरब जो है अभी तक हुकूमत के पास पड़े हैं, और हुकूमत ने कहा जी हमारे साथ थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम, 2% कैबर से वो ज़्यादा उनको दे रहे हैं, और उन्होंने कहा जी नहीं, हमें गर्दिशी कर्जों में नहीं डालें, हमें आप जो भी पेमेंट है हमें दें ताकि ये हम आपकी हेल्प कर सकें। तो हुकूमत ने यकीनदानी कराई, ठीक है जी आपके जो भी एनर्जी का पैसा होगा हम देंगे। तो उम्मीद है मेरे अल्लाह की ज़ात से इंशाल्लाह ये कामयाब हो गए और पाकिस्तान को 12 अरब डॉलर अगर मिल जाते हैं तो पाकिस्तान की काफ़ी हद तक रुपया भी मुस्तहकम होगा, रिजर्व भी बेहतर रहेंगे, और 1% में मिलेंगे जो कि बहुत सस्ता लोन है, जबकि IMF 4.5% में दे रहा है और कमर्शियल लोन 7.5% में मिलते हैं। ये हुकूमत की बड़ी अच्छी हिकमतें मिली है, इसमें कामयाब होना चाहिए, दुआ भी करेंगे। और बाकी जो है इम्पोर्ट को भी हमें मद्देनजर रखना है। आपको पता है अगर पिछले डेटा आप पढ़ें, पिछले साल जुलाई से अक्टूबर तक 15 अरब डॉलर की इम्पोर्ट थी, और इस साल जुलाई से अक्टूबर तक 25 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हुई है, 10 अरब डॉलर का तजारती खसारे का सामने। तो ये भी हुकूमत को देखना होगा कि इसको अपनी इम्पोर्ट बिल कम नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए परेशानी रहेगी और पाकिस्तानी रुपये एक्सपोर्ट पे बढ़ाए, दबाव इम्पोर्ट घटाए, ये वो तरीका बिल्कुल पॉलिसी, छोटी सी पॉलिसी है। मैंने हाँ कहा बिल्कुल, इसमें बैकअप बनाना पड़ेगा और इन्हें अपनी इम्पोर्ट को, क्योंकि अफगानिस्तान ही समझो अब हमारा 5वां सूबा है, हम तो डॉलर में इम्पोर्ट करके उनको पाकिस्तानी रुपए में सेल करें तो उसका बोझ भी हमारे नहीं तो ऊपर ये आएगा। नहीं करें ना भैया, भैया वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं ना, हर बात पे हम जिम्मेदारी करें, उसकी कोई बात है? बस वो अब क्या करें, वो अभी तक हालांकि तालिबान से हमें बड़ी तवक्कुआ थी कि वो वो हमें तहरीके TTP तालिबान पाकिस्तान को जो है वो इतना पाकिस्तान TTP के मामले हवाले में भी करेंगे, हमें लेकिन मदद उल्टा नहीं कर रहे हैं इस तरह से उन्होंने जितना खुल वही के करनी मुतालबा रख चाहिए। दिया कि हमें भी इसी तरह फैसिलिटेट करें जैसे अमेरिका ने तालिबान को फैसिलिटेट दिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बोस्तान साहब, आपका हम समताई मशकूर है कि आपने वक्त दिया जी। जी मेरे साहब आ जाए, फिर वो TTP की बात हो रही थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात है उस पर वज़ीर आज़म साहब को सुप्रीम कोर्ट तलब किया गया भाई और देखिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाबा जाना वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा काम किया, ये जी कोई ऐसी बात नहीं। और इस पर एतजाज़ हसन ने एतराज़ किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खामखा इसको बुलाया है, तो उसमें क्या बात हो गई है? तो उसमें हमारा जवाब ये है कि हज़रत अली पेश नहीं होते कि एक आम काजी की अदालत के अंदर, कौन सी बड़ा हज़रत अली जैसा आदमी पेश हो रहा है आम अदालत के अंदर, तो फिर ये इमरान का पेश होना ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। इमरान ने जाके वहाँ पर अपनी सफाई दी और कहा जो आप हुक्म करेंगे हम कर देंगे। वो भी और उन्हीं पर डाल दिया कि आप हाँ हुक्म नहीं, करें। आप हुक्म करें, उसमें उसमें ये उसमें उनका ये कहना है कि भाई उनका ये कहना है कि ये जो आदमी हैं, बड़े बड़े जो आदमी थे उस ज़माने में, DGSI थे, जो जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, फलाने पेशावर थे, के जो कोर कमांडर थे। कमांडर थे, और ये डिफेंस मिनिस्टर है, इनके ऊपर डाले जिम्मेदारी, जो उस ज़माने में वज़ीर आला था ये। तो वो अब ये तो बात आप राय शरीफ वाली बात तो यानी जो बात हम हमसे कहना चाहते हैं कि राय शरीफ वाली बात तो आप ख़राब कर दें। कोई राय शरीफ भी वो आदमी था जिसने कि उसने पकड़ा है, और राय शरीफ भी वो आदमी था जिसने कि इनका सफाया किया है। दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। कोई नहीं तो कर सकता था। आप बताइए कि अब जो दहशतगर्दी चुपचाप से बढ़ रही है, इसको रोकने में अभी अब मैंने किस तरह से कामयाब होते हैं देखते हैं। अभी जो दहशतगर्दी जिस अंदाज से बढ़ रही है, मेरे साहब उनके जो रोज़ाना आदमी आपको शहीद हो रहे हैं अभी। बच्चों की जो माएँ थी ना, उन्होंने जिस तरह वावेला किया है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं भी भाई, देखिए आप ये बताइए कि आप ये बताइए कि किसने वावेला नहीं किया। सबसे पहले तो आप यकीन मान लीजिए कि जिस दिन वाक़या हुआ उस दिन सबसे पहले हमने ये वहाँ पर हमने कॉन्फ्रेंस किया जी और हमने कहा है कि ये कैसे हो सकता है। अब वो भी जुल्म की इंतहा। ये देखो कि ब्रीच तो फिर ये इनके अंदर है ना, जो हमारे लोग हैं भाई, उनको ये कैसे पता कि किस कर्नल का बेटा यहाँ पढ़ रहा है या किस कर्नल की बेटी यहाँ पढ़ रही है, किस कर्नल की बीवी यहाँ सर जॉब कर रही है या ब्रिगेडियर कर रही है, मेजर जनरल की कर रही है। उन्होंने तो छांट छांट के मारा है उनको। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना जी फौज में। तो जब आप ये तय होता है कि भाई आपके किस आदमी को, एक आदमी जब मारते हैं तो वो 2 का बदला लेते हैं, आपके तो बच्चों को मारा, ये तो बहुत ही खतरनाक काम किया है। तो इसके बाद तो टीटीपी का वजूद एकदम से ख़त्म हो जाना चाहिए इसी था। पे तो जज साहब ने कहा कि आप उनको मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आए, वो मुजरिमान है। आप भाई उनको तो हमने तो सबसे पहले एतराज़ किया, जी मुजरमान क्या ऐसे ऐसे मुजरमान क्या नहीं, कातिल सफाक है, जालिम है, दुनिया में उनका वजूद नहीं होना चाहिए। ये तो सामने की बात है, हमेशा से इमरान खान साहब की दिली हमदर्दी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ रही। नहीं यूँ बात नहीं। देखिए उसमें अब ये मसला ये आ गया है, अब ये सारी दुनिया पे इस बात पर इत्तेफाक है। अब हम जब चीनियों से मिले हैं, उनका भी ये कहना था भाई बात ये है कि बुनियादी तौर पर तो दोनों का फ़िक्र तो एक ही है। जी अब इन्होंने आज़ाद कर दिया है यानी पाकिस्तान के टीटीपी को भी
उज़्बेकिस्तान के लिए की भी आज़ादी की तहरीक को भी, किर्गिस्तान की आज़ादी की तहरीक को भी आज़ाद कर दिया। तो अब मेरी समझ में बात आ रही है कि वो क्यों गए हैं, सबके सब परेशान हैं क्योंकि हर एक की जगह पर बगावत हो गई है वो जी। तो तारीख ये तालिबान जो साहबान हैं वो अपने आप को अब संभाल के रखें। ये अपने अब जैसे ईरान जैसा मुल्क है वो नज़रियाती मुल्क नहीं है, वो आपके शिया बरादरी को कबूल नहीं कर रहा, वो भेज रहा है उनको, कहता है भाई ठीक है आप ज़रूर हमारे हम मसलक हैं लेकिन हम नहीं कबूल करेंगे अफ़गानियों को, अफ़गानी जाके अपने मुल्क पर रहे, वो वापस भेज रहा है। जी। तो आप भी भेजें वापस, क्यों हम कबूल कर रहे हैं इनको, क्यों इनको इतना लैटिट्यूड दे रहे हैं। अच्छा, ये हमारे ये तो मसला ये इनका ये है कि यहाँ 30 साल इन्होंने पना ली पहले, नहीं सबसे ज़्यादा हमारे खिलाफ है, देखिए और कितना अभी भी हमारे खिलाफ है, सबसे ज़्यादा खिलाफ हमारे हैं, बताइए। और अभी भी जितने भी यहाँ वाक़यात हो रहे हैं डाके के और कत्ल के, ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर बैठ कर। और हाँ, इन्होंने तो नेटवर्क बनाया हुआ ना, नेटवर्क बनाया नहीं वो खैर वो अच्छा। चलो वो समझ में आ जाता है कि वो NDS का नेटवर्क होगा, वो टूटा है, अब थोड़ा वक्त लगेगा उसको समझने अच्छा में। मेरे साहब, ये जो कोर्ट में पेश होना वज़ीर आज़म साहब का, भाई ये ठीक हो गया ना, मैंने अब इससे ज़्यादा बढ़ के क्या मिसाल है, जब हज़रत अली की मिसाल दे दी तब इसके बाद तो ख़त्म होगी ना, कौन सी बड़ी बात होगी। इसका कुछ सियासी पहलू भी निकलेगा या नहीं सियासी उसको एडवांटेज मिला है, वैसे पब्लिक मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी पजीराई हुई है जी। और अवाम में भी उसकी पजीराई हुई है, और उसने फिर भी ये खुल के कहा है। और जिसने भी ये प्लान बनाया था वो फेल हुआ है, जो भी मैं बताना चाहता हूँ मैं जी। हाँ, इस लिहाज से कि इमरान ने वहाँ जाकर यही कहा कि भाई आप जो कहते हैं हम करने को तैयार हैं। जी, वो भी उन्होंने उन पर डाल दिया, उन्होंने उनसे कहा कि आप 20 अक्टूबर के जो अहकाम है उस पर अमल करें पहले, फिर बताएं कि क्या किया आपने। ठीक हो गया। अच्छा बिरसा साहब, अब आ जाए अभी उन्होंने दूसरी बात जो की है कि उनके जो वरसा हैं बच्चों के, उनसे मिले तो वो मिल रहा है, तो बस ठीक है। मेरे साहब सबसे अफसोसनाक उस वक्त के कोर कमांडर की बात थी, जो एक माँ उसको कोर्ट कर रही थी। नहीं कोर कमांडर की और वजीर अलग नहीं थी, नहीं और ISI की नहीं थी। नहीं, कोर कमांडर ने क्या कहा मुझे ये बताइए, आपकी जो बड़ी इंटेलिजेंस की बातें करते हैं, अब मैं पहला बात तो ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कितना इनका लकूना है कि जब मैं एक आदमी नुसरत मिर्ज़ा बहोश व हवास जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कह रहा है, DGISI से भी कह रहा है कि ये अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है। कब कह रहा है? 1988 को। और आप कब मान रहे हैं? 22 अगस्त 2016 को। जी। कितना फ़र्क हुआ? 16 वो और 12, 28 साल बाद में आपको पता चल रहा है। जो बात नुसरत मिर्ज़ा आपकी खिदमत में जाके कह रहा है और हल्फ उठा रहा है, आप नहीं मानते हो। अब भी ये आलम है कि आप सारा वक्त पंजाब को दे रहे हो, कराची को नहीं, पाकिस्तान को, कराची को नहीं दे रहे हो। यहाँ जो लावा बन रहा है इसको आप कैसे संभालोगे? आपने इसने राइट ऑफ कर दिया। लियाकत अली खां की शहादत से लेकर सारे टोडियों ने जो है लियाकत अली खां को शहीद कर दिया। ये बात कोई आदमी भूल सकता है? यहाँ का कराची का आदमी जो है, भाई तुम एहसान, ये बात है कि पाकिस्तान बना के हम आए थे, हमने जंग हमने लड़ी है, पंजाब ने जंग नहीं लड़ी है, माफ़ कीजिएगा जी। न सिंध ने जंग लड़ी है, न खैबर पख्तूनख्वा ने जंग लड़ी तो हमने लड़ी है आगे जाकर। दिल्ली में लड़ी है, लखनऊ में लड़ी है, हैदराबाद दक्कन में लड़ी है, बंगलोर में लड़ी है, हर जगह हमने जंग लड़ी है। वो लोग आपके पास आए, आपने उनको अभी तक सन ऑफ द सॉइल तस्लीम नहीं किया। अब सन ऑफ द सॉइल की हुकूमत, ये फैज़ भाई साहब ने जितना बड़ा जुल्म किया है कि जरदारी साहब को पूरा देकर, और ये एक रूल बना दिया कि सन ऑफ द सॉइल को दी जाएगी हुकूमत, पूरे सिंध की हुकूमत उनके हवाले कर दी, और हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता भाई, ये काबिल कबूल नहीं है। आप ये बात जो बात आप समझते नहीं हो, जो बात हमसे कहना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो बात हम नहीं समझते बात को। हम आपका पूरा साथ देते आए हैं, फ़ौज को हम अपनी फ़ौज समझते हैं, ISI को हम अपनी ISI समझते हैं, लेकिन बट यू आर डूइंग मिस्टेक ऑलवेज। अगर 28 साल पीछे अगर आप हमारी ज़हनी हालत से हमारे पीछे हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम 28 साल पीछे हो। इतने तुम्हारी अकल नहीं है कि जितने तुम, जो एक आदमी आपको आके गवाही दे रहा है आपके सामने, उस गवाही को तुम कबूल नहीं कर रहे हो, तुम्हारा इदारा कबूल नहीं कर रहा है। तुम किस किस्म के तुम कहते हो कि हम इतने बड़े इंटेलिजेंस के इदारे हैं? कहाँ के इदारे हो तुम इंटेलिजेंस के? यू आर कंप्लीट फेल्यूर। अगर आप देखें अपने मुल्क के मामलात में, बाहर के अच्छे होंगे आप, मुल्क की मामलात में तो फेल है बहुत हैं जी। और ये जब से फैज़ मोहम्मद आया, इसने इतना खुलकर, फैज़ हमीद ने आया जिसने खुलकर जिस तरह से काम किया, इतना रुस्वा किया है SI को जिसकी हद नहीं की। जब हर जबान पर ये लफ्ज़ है कि इन्होंने खुलकर जो है इन्हें धांधली करवाई है इस आदमी ने, और उस आदमी को इतने मैंने इमरान खान साहब इतनी पजराई दे रहे हैं अभी तक। अच्छा मेरे साहब, वो जो अब उन्होंने तो दे दिया, हवाले कर दिया कराची को और सईद साहब को, नवीद अंजुम साहब ने, अब वो बेचारे फारिग रहेंगे 20 तारीख तक,
उनके पास नहीं वो जाके उनके साथ बैठेगा ना, भाई सारे मामला को समझेगा। अच्छा चलें ठीक है। नहीं यानी वो अब वो फैज़ हमीद साहब की वो पोजीशन अब नहीं है, जी फैज़ हमीद साहब में पैरेलल बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है। मैं वो अब वो उनके साथ में टेक ओवर हैंड ओवर टेक ओवर को ऐसा का काम मामूली का तो नहीं होता ना। जी तो मतलब है कि मैं अब बता देना चाहता हूँ कि ये बात समझना चाहिए कि जो बात, हम तो स्टूडेंट है ना भाई आपके, हम आपके एक्शन को मूव, एक एक एक्शन को हम जानते हैं कि किस तरह जब मूव करते हो तो हमें पता हो जाता है कि तुम क्या कर रहे हो। हम भाई हम जानते हैं इस बात को, और तुम आप नहीं जानते हो। अगर जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम 28 साल पहुँचे पीछे हो हमारे से, तो फिर इसके बाद में आपको चाहिए कि आप आगे तिफले मकतब की तरह से हमारे सामने बैठे, बिल्कुल सीखे हमसे। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस पर बात करेंगे। जी नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब, नाज़िम जोखियों कत्ल केस में अब्दुल करीम साहब ने अपनी पेशगी ज़मानत करा ली बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। देखिए बताइए। कहाँ तक इन सब के ताल्लुकात हैं, भाई कहाँ बात तक नहीं है, साथ तो हैं। ये भाई बात ये है कि सिंध के लोग इंसाफ तो नहीं कहाँ है, है? ये जो क्यों सिंध के तो नहीं है ना, ये तो सारे बलूचिस्तान के ही हैं। ये इलेक्शन यहाँ से लड़ते हाँ, हैं है ठट्टा भाई, की ये तहसील कब्जा, से, ये कब्जा गिर मलीर हैं ये से। लोग, भाई कब्जा गिर हैं ये लोग, तो इनको निकालना चाहिए निकालना ना। चाहिए। तो ये तो सिंध के अवाम को सोचना मैंने ये चाहिए बात आपसे क्या कही आपसे, मैंने कहा हमें अपने ये जो जो समार्ट हैं इनके साथ देना चाहिए, जैसा सिंधी तो ये है। पलीजो और है। सबसे ज़्यादा ये परेशान है ये बेचारे, जी और पलीजों को कोई आने नहीं देता। हम कह रहे हैं पलीजों को हम ले आते हैं, तो पलीजो भी तो मर्द कर बच्चा बने ना, फिर हमारे साथ जुड़े, तो वो आपको उसमें थोड़ी सी मर्दानगी दिखानी पड़ेगी। वो आप मर्दानगी है तो आ जाए, हमारे में तो है ना मर्दानगी। देखो हम आपके GSN के खिलाफ भी लड़े, हमने तो अल्ताफ़ के खिलाफ भी लड़े। अभी आप देख, इससे ज़्यादा आप क्या दिखा सकते हैं हम आपको पाकिस्तानियत, जी और बिल्कुल। आप और एक सच्चाई की बात। जी अच्छा मेरे साहब देखें, अब यहाँ पे अदालत का भी तो कोई काम बनता है ना। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले ले, दबाव डालने वालों को बुलवा ले, हुकूमत को बुलवा ले कि भाई एक बंदा दिन दिहाड़े मारा गया और वो मेहमान चला गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। भाई वो मेहमान तो नहीं कहा था ना कि कत्ल करो, वो मेहमान भी तो जिस तरह एग्रेशन उसने नहीं दिखाया एग्रेशन है। की नहीं, वो मेहमान थोड़ी था, उनका चमचा था। मेहमान तो कभी आएगा ही नहीं, वो तो अरब तो इतने डरपोक आदमी हैं, कभी निकलेंगे नहीं। वो चम्मच जो था वो चम्मच चला गया, फिर तो किसी को भाई पता भी नहीं चम्मच को, भाई चम्मच को नहीं जाने देना चाहिए चला। वो था। भी नहीं, ये तो यहाँ निज़ाम होना चाहिए ना, निज़ाम कोई है ही नहीं। निज़ाम इसलिए नहीं है कि सारे पुलिस वुलिस उनके कब्जे में। सारी रात उस पर तशद्दुद किया गया और MNA MPA साहब जो हैं वो अब दबाव डाल रहे हैं। नहीं तो अब वो ये तो इनके यहाँ रोज़ की बात भाई, ये लड़कियाँ को साथ में ये जुल्म करते हैं, नियाणियों के साथ ये जुल्म करते हैं, ये तो बड़े जालिम लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते ये जो कराची के जो लोग हैं इनमें थोड़ी सी अकल वकल है, लेकिन ये जब अल्ताफ़ हुसैन के कब्ज़े में चले गए तो इसके बाद में इनके पास भी अकल वकल नहीं रही। भाई ये बात भी ऐसी बात नहीं है, कोई इनमें से मर्द मुजाहिद उठे उनके सिंधी भाइयों का अपना साथ दे, जी क्योंकि ये बहुत जुल्म के अंदर है। यानी सिंधी जो है जो आपने जाति में जाके देख लिया ना कि क्या हालत है इन गरीबों की, बिल्कुल ठीक है। कोई पुरसान हाल नहीं इन गरीबों का। कैमरा बंद करवा के कैमरा बात बनवा उन्होंने के कहा बात कैमरा बंद करें फिर बात करेंगे। बात करेंगे जी। अच्छा, यहाँ मेरे कराची में तो कोई पाबंदी नहीं है, हर जगह मेरे हर आदमी बोल देता है। जी अच्छा, पुलिस ने एक नया जवाब पेश कर दिया। उन्होंने कहा उसका मोबाइल जो है ना वो कुएं में गिर गया, उस कुएं में कचरा जलाया जाता है तो आग ठंडी होगी तो फिर मोबाइल निकाला जाएगा। नहीं वो तो, लेकिन वो तो भाई वीडियो तो आ गई ना, अब तो वैसे क्या बात होगी। वीडियो तो मजीद तफसीलात के लिए जाहिर है वो तो तहकीकात में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अब देखें जवाब कैसे कैसे हैं। ये झूठा है वो तो भाई। और मेरे साहब मैं कह रहा हूँ कि इसमें चीफ जस्टिस साहब अगर ये मेहरबानी कर दें, हम उनसे दरख्वास्त गुजार हैं कि वो खुद फैसला ले लें और ये नाज़िम जोखी वाले मामले को आप इनमें इनका कर दें। एक काम कर दें, आपको अल्लाह ताला जन्नत, इसी बात पे जन्नत मिल जाएगी आपको, और ये फ़राइज़ मनसबी भी है। वो फ़राइज़ मनसबी भी है। आप चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी फरमाएँ कि ये काम अपना ज़िम्मे ले लें। जी तो ये काम नाज़िम जोखी जो है बिल्कुल मजलूम है, बिल्कुल जुल्म हुआ उसके साथ में। जब मेरे साहब एक वो टॉपिक ज़रा उस पर, अब वक्त तो कम है, ये जो अपोजिशन यकजा नज़र आ रही है दोबारा से, बिलावल पहुंच भाई गए आपका फजलुर इसमें रहमान साहब के भी पास। खेल जो है वो ये है ना कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि भाई आइंदा के वो हैं, और इमरान खान को जो है वो इमरान खान को फारिग करना चाहते हैं। जी तो अभी फ़िलहाल इमरान खान को अगर फारिग करोगे तो फिर तुम्हारे पास जो है
नहीं, तुम हुकूमत चला सकोगे तुम? नहीं, जो जिस तरह इमरान तो खुद थोड़ा बहुत रोक दबा दबा के चला रहा है। जिस तरह गंद मची हुई है, बड़ा मुश्किल है संभालना। नहीं, अब देखो ये बात जहाँ तक था, जो काम जो मुझे एक दिन मोइन हैदर ने कहा था, जो गवर्नर सिंध थे, जी तो मैंने कहा भाई वो शहबाज शरीफ तो वहाँ पंजाब की हुकूमत चला रहा है और आप भी तो यहाँ पर कोई ज़मीनें वमीनें बेच कर हुकूमत चलाने करने को भाई चुप्पे से पैसे दे देता है। तो ये शहबाज शरीफ फेल हो जाएगा, आप यकीन मान लीजिए कि ये जब ये वज़ीर आज़म अगर बनेगा तो ये इसको पता चल जाएगा आटे दाल का भाव जो है वो अपने भाई के तहफ़्फ़ुज़ में चलता था। अब इसको ये इतना जितना आप लोग समझते हो कि बड़ा मुंतज़िम है, कुछ नहीं है जी ये खोखा है। अब मैं इसको बताता हूँ कि बिल्कुल ये खोखा है और इतना करप्ट है कि जिसकी कोई हद नहीं है, और झूठा इतना है कि जो जिसकी कोई हद नहीं हो सकती है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? जब मैं दावेदार आपसे कहता हूँ कि इतना बड़ा जालिम है कि मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया, मैं वज़ीर आला बन गया। ये एहसान फरामोशी है। एहसान फरामोशी भी है, एहसान फरामोश पक्का एहसान फरामोश है। अच्छा मेरे साहब, ये एहसान फरामोश तो बहुत से लोग हैं। किसकी बात करें? इत्तेहादी जो नाराज हो रहे हैं गवर्नमेंट से, भाई इत्तेहादी नाराज इसलिए होंगे ना कि उनको तो माल चाहिए। भाई सारे निज़ाम को बैठ ढा दो। हमने ये बात आपसे कही है, ये निज़ाम डिलीवर नहीं कर सकता, ये निज़ाम फेल हो गया है। इलेक्शन होगा फिर वही लोग आ जाएंगे, फिर वही आ जाएंगे। ये सारे लोग वही गलत जहांगीर लोग, तरीन सारे ग्रुप लोग आएगा। गलत लोग हैं। सारे लोग जो है चीनी ये लोग माफिया। टोडीज हैं, अमेरिका के गुलाम हैं, ब्रिटिश के गुलाम हैं। जी और चौधरी निसार भी तो उसमें आता है ना, APS में वज़ीर दाखिला था उस वज़ीर वक्त। दाखिला थे जी। हाँ, तो फिर वो भी बड़ा बड़ा पाटे खां बनता फिरता है। तो IB क्या कर रही थी और ISI क्या कर रही थी, ये भी तो एक सवाल है ना। जी तो IB तो उसके अंडर में थी ना। और वज़ीर आला साहब क्या कर रहे वज़ीर थे? आला साहब क्या कर रहे वो थे? असल में मसरूफ थे यहाँ पे इस्लामाबाद के धरने में। जो भी हो, फिर वो तो तो वहाँ मसरूफ काम थे ही नहीं कर रहे थे ना भाई। तो वहाँ। आप सवाल तो अभी अगर मैं इसमें सियासत के राज खोलूँगा तो फिर बात और ख़राब निकलेगी। मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ यहाँ पर। जी आज तो मैंने सिर्फ ISI को कहा है कि तुम बहुत पीछे हो और सीखो अभी हमसे। जी अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स समझना चाहते हो तो ज़मीन के अंदर तुम्हारे पैर नहीं है, तुम किधर बात करते हो? और किसी बात भी जब लावे फटेंगे तुम्हें 5 जगह पर कैसे संभालोगे? तुम्हारे संभलेगी नहीं। अभी नहीं संभल रहा है। हाँ, अभी देख लें। ये फैज़ मोहम्मद साहब ने तबाह मचा दी। फैज़ हमीद ने जो तबाही मचाई है जिसको याद नहीं है कोई। यानी इतनी बड़ी तबाही, इतनी खुलकर ISI की बेतौहीन की है कि जिसके पहले कभी ISI की तौहीन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी इसने कराई है। अच्छा मेरे साहब, वो TLP वाला मामला भी देखिए, मुआहिदा शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं नहीं, ना नहीं, तो मेरा कोई ताल्लुक है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुआहिदा भाई अव्वल तो पहली तौर पर देखिए ना, साद रिजवी साहब एक उम्र के 25 साल की उनकी उम्र है। जी उनको आपको बहुत ज़्यादा देर तक उनको ग्रूमिंग करनी चाहिए थी। जी आपको उनको बहुत ज़्यादा आपने एतमाद में लेना चाहिए था और उनको अपने पास बिठाकर बहुत ज़्यादा समझाना चाहिए था। वो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं। और लेकिन सवाल ये हुआ कि उससे फ़ायदा उठाकर उन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों को शहीद कर दिया। अब मेहरबानी करके पुलिस वालों को तो मुतमईन करो ना। जी बिल्कुल। जिनके घरों पे जो जुल्म हुआ है, जिनके जो यतीम हुए हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको तो मेहरबानी करके आप उनके घरों पे वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब खुद जाएं, एक एक घर में जाएं उनके, कम से कम उनको मुतमईन करने के लिए। बिल्कुल ठीक और उनको जाके मदद दे जो उनकी ज़रूरत है। सारे पुलिस वाले और सारी जिम्मेदारी उनके घर की ले लें जो वो